हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी प्रीवियस क्लास टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इन साइटोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। क्या है इलेक्ट्रोफोरेसिस? इलेक्ट्रोफोरेसिस जो भी चार्ज्ड बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जनरली हम इसको डीएनए या स्पेसिफिक जीन को बल्क जीन यानी जीन के समूह ग्रुप से हम एक स्पेसिफिक जीन को सेपरेट आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, इट इज़ अ टेक्निक इन विच चार्ज्ड मॉलिक्यूल आर प्लेस्ड इन ए मीडियम और जेल एंड एक्सपोज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या। आप देखें, इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक ग्लास का स्लैब होता है। ये पूरा ग्लास स्लैब है। इसके अंदर हमने क्या भरा हुआ है? एग्रॉस जेल। एक जेल है एग्रॉस, जो रेड एल्गी से हम ऑब्टेन करते हैं। इस ग्लास स्लैब के अंदर ये आप वेल्स देख रहे हैं। इन वेल्स के थ्रू जिस मॉलिक्यूल को, चार्ज मॉलिक्यूल को हमें सेपरेट करना है, वो यहाँ से हम इंसर्ट करते हैं और वो मॉलिक्यूल इस एग्रॉस जेल में इनफिल्ट्रेशन की तरह से मूव करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ कि मैंने जैसे इस इलेक्ट्रोफोरेसिस पे वेल वाले एंड पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है, और हम बात कर रहे हैं कि एक स्पेसिफिक जीन को कैसे सेपरेट आउट हम करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी एक सेल में कितने जीन होते हैं? 30,000 जीन होते हैं। उनमें से अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर जीन को सेपरेट करना है, सपोज़ मैं मान लेता हूँ कि नोज़ बनाने वाला जीन 21,000 नंबर का जीन है, उसको मुझे इस बल्क 30,000 जीन में से अलग करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हम एक सेल से पूरा डीएनए निकाल के उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं और उन कट डीएनए पीसेस को हम इन वेल्स के अंदर डालते हैं। और आप सब जानते हैं कि डीएनए पे कैसा चार्ज होता है? डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो जब ये नेगेटिवली चार्ज्ड को मैं यहाँ डालूँगा डीएनए को, तो वो इस एग्रॉस जेल के अंदर हमने पहले से ही इसको नेगेटिवली चार्ज किया हुआ है। किसको? इस एग्रॉस जेल के अंदर जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसमें अपोजिट एंड पे हमने पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है और यहाँ पर आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज है। तो डीएनए खुद भी नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ ये पॉजिटिव की तरफ डीएनए तेज़ी से मूव करेगा या नहीं करेगा? तो यहाँ आपको देखना क्या है? यहाँ आपको देखना है कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल जितना छोटा होगा या जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, वो इस एग्रॉस जेल में बहुत तेज़ी से मूव करेगा और सबसे नीचे आके सेटल डाउन हो जाएगा। फिर यानी कि सबसे छोटा सबसे पीछे पॉजिटिव चार्ज की तरफ, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। इस तरह से सारे डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं यानी जीन्स हैं, सारे के सारे अरेंज हो जाएंगे। इज़ इट क्लियर? तो पूरा का पूरा जेल के अंदर ये सारे डीएनए यानी स्पेसिफिक जीन्स हैं, वो इम्प्रिंट आउट यानी इनफिल्ट्रेट हो गई है। अब ये इस जेल में तो दिखाई देंगे नहीं डीएनए के सेगमेंट, तो हम एक स्टेन यूज़ करेंगे। क्या होगा वो स्टेन? इथिडियम ब्रोमाइड। जैसे ही हम इसमें इथिडियम ब्रोमाइड इंसर्ट करेंगे तो सारा जो जीन है, सारा डीएनए है, वो पिंक कलर से क्या हो जाएगा? डाई, यानी कि पिंक कलर से ये स्टेन हो जाएंगे और आपको ये दिखाई देने लग जाएंगे। फिर अब हमको सारे जीन दिखाई दे रहे हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने सब बताया हुआ है कि कौन से जीन की पोजीशन कहाँ है। सपोज़ ये जीन को मुझे सेपरेट आउट करना है, तो जेल के साथ ही इस सेगमेंट को कट करके हम बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल के, अभी तो क्योंकि डीएनए के साथ ये एग्रॉस लगा हुआ है, इस एग्रॉस को हमें वॉश करना होगा। जो डिफरेंट केमिकल मैकेनिज़्म से हम वॉश करेंगे और वॉश आउट करने के इस प्रोसेस को हम कहेंगे इल्यूशन। और एक स्पेसिफिक डीएनए के सेगमेंट को या स्पेसिफिक जीन को हम इस टेक्निक से सेपरेट आउट कर लेंगे। इज़ इट क्लियर?
तो कैसे हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर डीएनए को कट करके डीएनए के डाला, और जो सबसे स्मॉलर डीएनए होगा इस जेल में होता हुआ पॉजिटिव साइड की तरफ अरेंज होगा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से सारे ये अरेंज हो जाएंगे। इथिडियम ब्रोमाइड से लेबल्ड करेंगे और फिर उसको पीस को काट के निकालेंगे और इल्यूशन करके उसको वॉश आउट कर लेंगे। तो क्लियर हुआ क्या है इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैंने आपको बताया जैसे डीएनए को हमने अभी पूरा मैकेनिज्म बताया है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, तो चार्ज मॉलिक्यूल को हम इस टेक्निक से सेपरेट आउट कर रहे हैं। चार्ज मॉलिक्यूल माइग्रेट थ्रू मीडियम और जेल एट डिफरेंट रेट। चार्ज मॉलिक्यूल में जैसे मैंने कहा छोटा मॉलिक्यूल जो होगा वो बहुत तेज़ी से मूव करेगा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये सारे अरेंज होते चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू दियर मास, लेंथ, साइज, चार्जेस, शेप। इज इट क्लियर। तो मैंने यहाँ देखिए बताया है आपको, शॉर्टेस्ट जो मूव करेगा वो सबसे फास्ट मूव करेगा, जो सबसे छोटा होगा सबसे तेज़ आगे जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि हम इस मीडियम में जनरली यूज़ क्या करते हैं, एग्रॉस जेल को, जो एक रेड एल्गी से हम ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। फिर इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं पॉलीएक्रिलामाइड जेल यूज़ कर सकते हैं, सिलिका जेल यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी इजीली हमारे पास अवेलेबल होता है हम इस स्लैब में यूज़ करके डीएनए और कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल है उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर। अब आप देखिएगा, ये तो मैंने कहा डीएनए को सेपरेट करने के लिए डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात की थी। अभी आप देखेंगे प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस है। आपको पता है प्रोटीन पर भी अमीनो एसिड्स हैं जो अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ अगर किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल में पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड ज़्यादा हैं तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड ज़्यादा होंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड से नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन हो जाएगा। तो उन मॉलिक्यूल्स को भी हम इसी तरह से सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब आप जानते हैं हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन ऐसे हैं जिनमें अमीनो एसिड अलग अलग होते हैं। वैसे टोटल अमीनो एसिड कितने हैं, 20, लेकिन उनका अमाउंट अगर अलग अलग हो जाएगा तो प्रोटीन पे चार्ज भी अलग हो जाएगा और फिर उन्हें हम आसानी से सेपरेट कर लेंगे क्योंकि वो डिफरेंट रेट से माइग्रेट करेंगे। इज़ इट क्लियर। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका एक मैं आपको पिक्टोरियल फॉर्म भी दिखाता हूँ, आगे वाली स्लाइड में आप देखिए। ये देखिए, ये देखिएगा एक एक्चुअल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। यहाँ देखिए आपको मैंने जैसे बताया ये ग्लास स्लैब आपको दिखाई दे रहा है। इस ग्लास स्लैब के अंदर भरा हुआ है क्या, एग्रॉस जेल, पॉलीएक्रिलामाइड जेल भी हो सकता है, वो सिलिका जेल भी हो सकता है। यहाँ देखिए हमने इसको नेगेटिवली चार्ज किया है, यहाँ देखिएगा पॉजिटिवली चार्ज किया है। यहाँ वेल्स बने हुए हैं, ये देखिए वेल्स। आप देख रहे हैं कि ये हमने मिक्सचर ऑफ डीएनए लिया है, यानी डिफरेंट साइज़ के डीएनए हैं जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स से लेकर के हमने इन 3 वेल्स में डाला है। 3 वेल्स में डालने के बाद आप देखेंगे जैसे ही हम इसमें पावर सोर्स जनरेट करेंगे तो ये देखिए सारे डीएनए अपनी साइज़ के हिसाब से अरेंज हो जाएंगे। और फिर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो इनमें क्या करेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड हम इसमें डालेंगे। इथिडियम ब्रोमाइड के बाद ये सारे पिंक कलर से स्टेन हो जाएंगे और फिर हम इन्हें एक एक सेगमेंट को जेल के साथ ही काट के निकालेंगे और उसको वॉश आउट करके इल्यूशन के द्वारा हम उसको सेपरेट कर लेंगे। इज़ इट क्लियर। देन नेक्स्ट आप देखें, अब नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है ब्लॉटिंग टेक्निक। देखिए ब्लॉटिंग टेक्निक में भी हमें सेम काम करना है। क्या काम करना है, चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें ही हमें सेपरेट करना है। तो कहीं हम इलेक्ट्रोफोरेसिस तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन ब्लॉटिंग से आप इम्प्रिंट कर लेंगे, हम उस डीएनए सेगमेंट को सेपरेट कर लेंगे। तो देखिएगा हम किस किस में यूज़ करते हैं और कौन कौन सी ब्लॉटिंग टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। जनरली 3 टाइप्स की ब्लॉटिंग टेक्निक होती है। इसमें पहली है सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। पहले मैं बात कर रहा हूँ सदर्न ब्लॉटिंग, यानी कि डीएनए के समूह ग्रुप में से एक स्पेसिफिक, अगर हमें डीएनए सेगमेंट को या स्पेसिफिक जीन को केवल डीएनए को सेपरेट करना है तो हम ब्लॉटिंग टेक्निक क्या यूज़ करेंगे, सदर्न ब्लॉटिंग। स्पेसिफिक डीएनए को हमें सेपरेट करना है। आप देखिएगा ये पूरा डीएनए पड़ा हुआ है, इसमें से इस पीस को अलग करके निकालना है। तो इसको अलग करना है तो इस प्रोसेस को आप किस के थ्रू करेंगे, सॉरी, सदर्न ब्लॉटिंग के थ्रू। इज इट क्लियर।
अगर मुझे आरएनए के सेगमेंट को अलग करना है, स्पेसिफिक आरएनए को अलग करना है ग्रुप ऑफ आरएनए में से, तो आप कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। और अगर मुझे प्रोटीन को अलग करना है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। इज़ इट क्लियर? तो तीनों मॉलिक्यूल्स यानी डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को अलग करने के लिए अलग अलग ब्लॉटिंग हम यूज़ करेंगे। हम यहाँ एलॉबरेट कर रहे हैं सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को। देखिए आप सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में आप देखें कि मैंने एक सेल के पूरे डीएनए को बाहर निकाला है, और अभी मैंने आपको बताया था एक सेल में 30,000 जीन होते हैं, और इसमें से किसी एक जीन को या कुछ जीन को मुझे सेपरेट करना है, यानी ब्लॉटिंग करके अलग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस पूरे डीएनए को कट करेंगे। किससे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से। इज़ इट क्लियर? आप सभी जानते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट से काटता है। तो आप देखेंगे डीएनए छोटे छोटे सेगमेंट्स में कट जाएगा। अब वही जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहाँ हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करके पूरे के पूरे डीएनए को क्या कर देंगे? एग्रॉस जेल में ले लेंगे, यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस होके वो सारे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ अरेंज हो जाएंगे। अब यहाँ आपको देखना है जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, यहाँ हम क्या करेंगे? इस स्लैब को निकालेंगे, जेल को, और यहाँ पर इस डीएनए वाले इलेक्ट्रोफोरेसिस के स्लैब को रख के इसके ऊपर हम रखेंगे नाइट्रोसेलुलोज की फिल्म। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नाइट्रोसेलुलोज की ये फिल्म है। इसके अलावा हम और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले ध्यान दें कि सबसे नीचे हमने जिस इलेक्ट्रोफोरेसिस जिस पर क्या है, जिस पर डीएनए सेपरेट हुआ है, उसके ऊपर हमने रख दिया है नाइट्रोसेलुलोज की फिल्म। ये नाइट्रोसेलुलोज की फिल्म इसके ऊपर आ गई है, और फिर हमने एक एब्जॉर्बेंट रख दिया है और उसके ऊपर वेट रख दिया है, वज़न रख दिया है, जिससे उसके ऊपर पूरी नाइट्रोसेलुलोज फिल्म दब जाए। इज़ इट क्लियर? तो आप देखेंगे कि जो भी डीएनए जेल में है वो सारा का सारा इस नाइट्रोसेलुलोज की फिल्म पे इम्प्रिंट हो जाएगा। पूरा डीएनए छप जाएगा इस नाइट्रोसेलुलोज की फिल्म पे। यहाँ आप देखें कि सारा, अब मैंने यहाँ से क्या किया? नाइट्रोसेलुलोज की फिल्म को निकाला, और इस पे आप देख रहे हैं पूरा डीएनए है जो इम्प्रिंट हो गया है अपने साइज़ के हिसाब से। अब लेकिन एक बात आप यहाँ ध्यान दें कि जैसे ही हम डीएनए को कट करते हैं तो इसको डीनेचुरेट कर देते हैं। डीनेचुरेट का मतलब क्या होता है कि डीएनए के दोनों सेगमेंट जो स्ट्रैंड होते हैं सेपरेट हो जाते हैं, तो ये सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में सारे अरेंज हो गए हैं। इज़ इट क्लियर? तो ये सब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की फॉर्म में यहाँ पर इस पर आए हुए हैं। अब हम क्या करते हैं कि लेबल्ड प्रॉब, अब आपको ध्यान देना है इस प्रॉब पे। ये प्रॉब क्या है? प्रॉब, जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बार बार बात कर रहा हूँ कि कोई एक जीन है तो उसकी स्ट्रक्चर तो हमें मालूम है और उसका एक स्ट्रैंड इसके अंदर है, तो हम क्या करते हैं कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हम यहाँ पर प्रॉब के रूप में यूज़ करते हैं, यानी कि उसका दूसरा स्ट्रैंड जो हमें मालूम है उसके ऊपर रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी कि रेडियो लेबल्ड उसको कर देते हैं हम, और उस में इसको हाइब्रिडाइज कर देंगे। तो जो प्रॉब जिसको हम जानते हैं और वो रेडियो लेबल्ड है, अपने कॉम्प्लीमेंट्री के साथ जाकर के डबल स्ट्रैंड डीएनए बना लेगा, और जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा तो ऑटो रेडियोग्राफ, जो मैं पहले क्लास में आपको बता चुका हूँ, ऑटो रेडियोग्राफ से, क्योंकि वो रेडियो लेबल्ड होगा तो वो चमकता हुआ दिखाई देगा, बाकी कोई चमकता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इस प्रॉब ने अपने कॉम्प्लीमेंट्री के साथ डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में पेयरिंग कर ली है, तो वो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। तो एक जीन को हमने इस टेक्निक से किस तरह सेपरेट आउट किया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया? डीएनए को कट किया, डीनेचुरेशन के साथ सिंगल स्ट्रैंड भी हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसको सेपरेट आउट किया, इस इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल से इन डीएनए को नाइट्रोसेलुलोज की फिल्म पे छाप दिया, नाइट्रोसेलुलोज की फिल्म को बाहर निकाला, बाहर निकाल के स्पेसिफिक प्रॉब से इसको हाइब्रिडाइज किया, ऑटो रेडियोग्राफ किया, तो हमें उसका क्लियर कट इमेज दिखाई दिया। इज़ इट क्लियर? तो ये था हमारा ब्लॉटिंग टेक्निक। इसको आप और डायग्राम से
देखिएगा क्या है वो डायग्राम। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में ये देखिए, ये आप स्लाइड को देखेंगे तो वही सेम बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डीएनए है। इस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया, पूरा डीनेचुरेट होकर सिंगल स्ट्रैंड हो गया है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट आउट किया, सेपरेट आउट करके इसको ब्लॉट किया हमने। किस पे ब्लॉट किया है? नाइट्रोसेलुलोज की फिल्म पर। इज इट क्लियर? या नायलॉन की फिल्म पे भी हम ले सकते हैं। फिर इसको हमने किस में लिया? ये फिल्म बाहर लिया और ये हमने रेडियो लेबल्ड प्रॉब से इसको हाइब्रिडाइज कराया। तो ये देखिएगा, जो प्रॉब हम जानते हैं एक स्ट्रैंड ने अपने कॉम्प्लीमेंट्री के साथ यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लिया, और उसको हमने जब ऑटो रेडियोग्राफ किया एक्सरे से तो यही केवल दिखाई दिया, बाकी सब दिखाई नहीं देंगे। इसको हमने कट करके रिमूव कर लिया। इज इट क्लियर? सेम वही टेक्निक है जो हमने पहले आपको बताई है। देन और आप देखिएगा, ये सैंपल है। इस सैंपल से हमने क्या किया है? सैंपल से डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए, इन सबको वही कट कर रहे हैं हम। कट करने के बाद ये देखिएगा मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं और लेबल्ड प्रॉब के मीडियम में डाल करके हम इसको हाइब्रिडाइज करके डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑब्टेन कर रहे हैं। तो ये था आपका ब्लॉटिंग टेक्निक। अब आप देखेंगे, हाँ, अब एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। क्या है वो? कैरियोटाइपिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। रिसेंटली हम इसको बहुत यूज़ करते हैं। है क्या ये कैरियोटाइपिंग? देखिए, जितने भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, यानी क्रोमोसोम्स का पिक्चर फॉर्म में, एक सेल में सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? हैफेज़ार्ड फॉर्म में फैले हुए होते हैं। तो हमें, अगर हम उनको साइज़ के अकॉर्डिंग और उनके जो सेंट्रोमियर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दें उनको, और उनका पिक्चर ले लें, तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उनका विद ऑल फीचर्स लाइक नंबर, कितने हैं क्रोमोसोम। जैसे मैं ह्यूमन की बात करता हूँ, 46 क्रोमोसोम है, तो 46 के 46 क्रोमोसोम उनको साइज़ के हिसाब से हमने अरेंज कर दिया। उनमें सेंट्रोमियर का पोजीशन कहाँ है, इस तरह अरेंज करके उनका हम पिक्चर ले लेते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैरियोटाइपिंग। देखिएगा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन विद ऑल फीचर्स लाइक नंबर, उनका कितना है, साइज है, पोजीशन है, सेंट्रोमियर का पोजीशन ऑफ ए पर्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड कैरियोटाइप। इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। यानी कि जैसे आप जानते हैं ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, नलीसोमी, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर अगर ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, सेट चेंज हो जाए, तो वो सारा इस पिक्चर से आप, और यानी कैरियोटाइपिंग मैकेनिज़्म से आप वो एबनॉर्मलिटी को पता लगा सकते हैं। अगर कोई कैरियोटाइप ऐसा है जो लार्ज डिफरेंसेस शो कर रहा है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट क्रोमोसोम में, यानी कि बड़ा बहुत बड़ा और छोटा बहुत छोटा अगर होगा, भाई बहुत बड़ा और बहुत, देखिए कुछ क्रोमोसोम्स तो ऐसे होते हैं जिनमें डिफरेंस बहुत कम होते हैं, यानी सारे क्रोमोसोम लगभग बराबर साइज़ के, तो वो क्या होता है? लेस एडवांस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और जिनमें डिफरेंसेस बहुत बड़ा, जैसे हमारा फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम बहुत बड़ा होता है, वाई नंबर क्रोमोसोम बहुत छोटा होता है, तो बहुत डिफरेंसेस अगर दिखते हैं हमको क्रोमोसोम्स में, और मेटासेंट्रिक, यानी कि मोस्ट ऑफ क्रोमोसोम जिनमें सेंट्रोमियर सेंटर में होता है, तो वो मेटासेंट्रिक कहलाते हैं। और ज़्यादा भरे हुए हैं मेटासेंट्रिक वाले, तो वो ऑर्गेनिज्म भी लेस एडवांस होता है। और मेटासेंट्रिक के अलावा अगर है, सब मेटासेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, टेलोसेंट्रिक है, तो वो बहुत एडवांस फीचर वाला होता है। तो अगर मैं बात करूं एज़ कंपेयर टू रैट की हम देखें, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको क्या मिलेंगे? मेटासेंट्रिक एज़ कंपेयर टू ह्यूमन मिलेंगे, और साइज़ में डिफरेंस भी बहुत कम होगा, लेकिन बहुत डिफरेंस मिलेगा। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो आप मुझे बताइए, कैरियोटाइपिंग से हमें क्या पता लगेगा? कैरियोटाइपिंग से हम पता लगा सकते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अगर मैं देखूं हमारा ओरिजिन किससे हुआ है? मंकी से। मंकी, चिंपैंजी और ह्यूमन, तीनों का कैरियोटाइपिंग बनाऊं, तो तीनों के जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें डिफरेंसेस किस में सबसे ज़्यादा होगा? ह्यूमंस में, क्योंकि मोर एडवांस है। चिंपैंजी में उससे कम, मंकी में उससे कम, और हमारे अंदर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम भी बहुत कम होंगे। इज़ इट क्लियर? तो ये है
कैरियोटाइपिंग। ये देखिएगा आप, अगर मैं ह्यूमन स्मीयर देखूं तो हमारे क्रोमोसोम इस तरह से दिखाई देंगे एक सेल में, और अगर मैं इसका पिक्चर फॉर्म में आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, ये देखिएगा सारे अरेंज हमने कर दिए यहाँ पर, आप यहाँ देख रहे हैं। ये देखिएगा सबसे बड़ा है, ये फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम, सेकंड, 3, 4, 5, 6 इस तरह से अरेंज होते जा रहे हैं। तो देखिए कितना छोटा है। आप देखिएगा सबसे लास्ट में और सबसे बड़े वाले में डिफरेंस देखिएगा, ये डिफरेंस ही एडवांसमेंट की तरफ बढ़ता है। तो आज मैंने आपसे बात की ये 3 टेक्निक्स की। तो जनरली टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इन साइटोलॉजी में यही टेक्निक ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो आज हमारा ये टॉपिक भी समाप्त होता है, और ये तीनों टेक्निक मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।